हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू सी लतीफ़ एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। जो बच्चे हमारे साथ रेगुलरली कनेक्टेड है उनको ये आइडिया होगा कि आज हम अपना चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं। हमने अपने लास्ट क्लास में चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अलॉन्ग विद ऑल एडिशनल टॉपिक्स हमने उसको कंप्लीट कर दिया था और हमने आपसे ये भी कहा था कि अब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए और आई होप कि विद द हेल्प ऑफ लेक्चर्स और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हमने आपको देने की कोशिश की वो प्लस जो अपनी बुक खुद से पढ़ी है उसको सप्लीमेंट करने के लिए, तो इन दो सोर्सेज के बेसिस पे आई होप कि आप जो है चैप्टर 1 के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे और कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आ रही होगी। इन एनी केस देयर इज सम डिफिकल्टी तो आप मुझे लिख सकते हैं, आप ग्रुप पे लिख सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस डिफिकल्टी को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। फाइन। और मैंने आपको ऑलरेडी एक और चीज बताई थी कि जो चैप्टर 2 है मैंने इसके लिए स्पेसिफिकली बताया था कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अब इसकी इंपॉर्टेंस कैसे है, दोनों साइड से है। फर्स्टली एकेडमिकली काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, वो एक एस्पेक्ट हो गया। लेकिन एकेडमिकली मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकली। आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज जो भी बिजनेस स्ट्रक्चर्स है उनको हम यहाँ पे समझेंगे। एक तो ये, दूसरा ये आपको दूसरे जो सब्जेक्ट्स है वहां पे हेल्प करेगा, इसके कॉन्सेप्ट्स वहां पे यूज होंगे। तीसरा कि आगे जो जो टर्मिनोलॉजी इसमें यूज होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो टर्मिनोलॉजी आपको थ्रू आउट योर करियर सुननी है आगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे वो टर्मिनोलॉजी आप सुनते रहेंगे। तो इन सब फैक्टर्स को मिला के ये मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर 2 को आप बहुत ध्यान से ओवरऑल फर्स्ट से लेकर एंड तक जितने भी लेक्चर्स होंगे 4-5, इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो इन ओपनिंग कमेंट्स के साथ आइए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमें पढ़ना क्या है पर्टिकुलरली आज की क्लास में। आज का कंटेंट कम रखा है मैंने बिकॉज मैंने पहले ही कहा कि इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो मैं इसको एक एक करके ले लूंगा अपने पास। तो हमें पढ़ना है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या मतलब है इस चीज का। हमने देखना है कि जो भी बिजनेसेस लोग करते हैं, हमने बिजनेस के बारे में समझा बिजनेस क्या होता है। अब बिजनेस करने के लिए लोग अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है या ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो कैसे कैसे बना सकते हैं, और इन चीजों को हम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बिजनेस करने के जो तरीके हैं यहाँ पे वो लिखे हैं, एक बार आप उसको पढ़ेंगे, हम इनको डिटेल में समझेंगे। या तो आप बिजनेस कर सकते हैं एज सोल प्रोपराइटर, जो हमें आज डिटेल में पढ़ना है। या आप कर सकते हैं HUF, जिसकी फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बस आपको एक बार रीड कर लीजिए, अलग से पढ़ेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। या तो आप कर सकते हैं एज पार्टनरशिप फर्म, या कर सकते हैं एज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, या कर सकते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसको हम नॉर्मल आम बोलचाल लैंग्वेज में कंपनी बोलते हैं। ज्वाइंट स्टॉक वर्ड अभी हम यूज नहीं करते, बट एक्चुअल जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो नाम से इसको पहचान बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बिकॉज स्टॉक का कुछ मतलब होता है, स्टॉक या शेयर का कुछ मतलब होता है। तो आप इसको अच्छे में कंपनी ही बोल सकते हैं खाली, वो भी चल जाएगा। इसका जो एक्चुअल टेक्निकल नेम है जिससे ये एस्टेब्लिश हुआ नॉर्मली, उसको बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, ये ट्रेडिशनली ये सारे तरीके होते हैं बिजनेस करने के। और जो नई डेवलपमेंट्स हुई है इनके बीच के रास्ते निकालने के लिए, लाइक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया है, उसको हम बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसको भी हम पढ़ेंगे, तो सिलेबस में भी है। ये एक नया कॉन्सेप्ट, नया भी अपनी कैसे, लेकिन हाँ जितना अगर हम ओवरऑल 50 60 70 साल का पीरियड देखें उसके हिसाब से ये नया, रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको 10 12 साल हो गए। LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, आप नोट कर सकते हैं अपने पास, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अभी आपको बिल्कुल इस पे सोचना नहीं है, हम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज को पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से तरीके होते हैं बिजनेस करने के, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और यहाँ पे एक और रास्ता निकाला हमने, इसको हम बोलते हैं OPC, वन पर्सन कंपनी, वन पर्सन कंपनी। ठीक है, ये जो है ओवरऑल जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसको हम समझेंगे कि बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, फिर कंपनी में भी हम पढ़ेंगे आगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, वो भी आगे आएगा। कंपनी के टाइप्स हो गए पब्लिक
और प्राइवेट। ठीक है, वो भी हम आगे उसके बाद पढ़ेंगे। तो ओवरऑल ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये हमें इस चैप्टर में समझना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है, इनकी बेसिस क्या है, किस बेसिस पे हम किसी बिजनेस को सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट सोसाइटी या जॉइंट स्टॉक कंपनी कह सकते हैं। इनकी बेसिस जो है वो क्या है, इनकी बेसिस क्या है? तो इनकी बेसिस जो मैंने लिख दी है, इनकी बेसिस तीन बेसिस हो सकती है, जिसके बेसिस पे हम बिजनेसेस को डिस्टिंग्विश करते हैं बेस्ड ऑन देयर ओनरशिप या ऑर्गेनाइजेशनल स्टाइल। पहला होता है ओनरशिप, दूसरा होता है मैनेजमेंट, तीसरा होता है कंट्रोल। ठीक है, अब इनको लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे कि क्या होते हैं। ओनरशिप का मतलब होता है कि बिजनेस का मालिक कौन है, हु ओन्स बिजनेस। बेसिकली इस बिजनेस का जो है मालिक कौन है। इसको अगर हम और सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें, बिजनेस में पैसा किसका लगा है, बिजनेस में पैसा, बिकॉज जिसका पैसा उसकी रिस्क, whose money is at stake, whose capital is at stake। बिजनेस में पैसा किसका लगा है, जो डिस्टिंक्शन होगा वो बेस्ड अपॉन होगा कि इस बिजनेस में पैसा कौन लगा रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, डे टू डे अफेयर्स जो है वो रन कौन कर रहा है, हु इज रनिंग डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस। ये भी एक क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे डिस्टिंक्शन होता है, उसको मैनेजमेंट बोलते हैं कि डे टू डे अफेयर्स जो इस बिजनेस के कौन रन करता है। और तीसरा फैक्टर जो होता है वो होता है कंट्रोल। यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि शायद मैनेजमेंट और कंट्रोल तो सेम चीज होगी, बिकॉज कंट्रोल जो जो डे टू डे अफेयर्स रन करेगा वो कंट्रोल करेगा। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हो सकता है कंट्रोल, कंट्रोल यानी जो एक्चुअल मैनेजमेंट है वो किसी और के पास हो, और जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वो किसी और के पास हो। ये चीज आप आगे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज में देखें, इसमें क्या होता है, ये कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो होती है डायरेक्टर्स के पास या और लोगों के पास। ठीक है, क्या मतलब है कि एक्चुअल जो कंट्रोल है वो कोई और कर रहा है, लेकिन मैनेजमेंट जो है वो कोई और चला रहा है। तो कंट्रोल होता है एक्चुअल डिसीजन मेकिंग कहां पे होती है, और मैनेजमेंट होता है डे टू डे जो अफेयर्स है बिजनेस के वो रन कौन कर सकता है। कुछ एक केसेस में मैनेजमेंट और कंट्रोल सेम होती है, लेकिन ये अलग अलग भी हो सकती है। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि बेस्ड ऑन ओनरशिप पैसा किसका लगा है, मैनेज कौन कर रहा है, और कंट्रोल कौन कर रहा है बिजनेस को एक्चुअली। इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे हम बिजनेसेस को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये, जो पूरी डिटेल पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका पूरा जो है एक ओवरव्यू था। अब इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो जस्ट एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। बस हम इसको आज कवर करेंगे, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स और फीचर्स पढ़ेंगे, और उसको समझेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। ठीक है, तो इस चार्ट पे जाने से पहले हम एक आपस में कुछ बातें करते हैं। ठीक है, ये सारा मैंने चार्ट में ही लिखा है, तो उस चार्ट पे जाने से पहले हम आपस में कुछ बातें एक दूसरे के साथ समझते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल का मतलब क्या होता है, अकेला। ठीक है, ठीक है, सोल का मतलब होता है अकेला। अब आप एक अपनी एग्जाम्पल ले लीजिए, चलो आपको मन किया कि मैं बिजनेस करूंगा, आप में से किसी का माइंड बना, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं इसको देख के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आप में से किसी का मन किया कि नहीं मुझे तो बिजनेस ही करना है, मुझे कोई एम्प्लॉयमेंट या कुछ प्रोफेशन नहीं करना, मैं कुछ अपॉर्चुनिटी देख के मैं बिजनेस ही करूंगा। तो आप में से किसी स्टूडेंट का मन हुआ कि बिजनेस ही करना है, तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, पढ़ा हुआ बिजनेस करने के लिए क्या होता है, आप एक आइडिया कंसीव करेंगे। जो भी आइडिया आपको उस टाइम पे फीजेबल लगेगा, सपोज आपको लगा कि आपके एरिया में जो सर्विस आप दे सकते हैं
आपने एक होम डिलीवरी ऐप क्रिएट की ग्रोसरीज की। ऐसे भी कश्मीर में पोटेंशियल है इस चीज का। तो सपोज आपने एक आइडिया कॉन्सीव किया कि होम डिलीवरी ऐप बनाएंगे ग्रोसरी की और आप इसका बिजनेस करेंगे। ये आइडिया आपके माइंड में आया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये बिजनेस करने के लिए चाहिए कैपिटल। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस को क्या चाहिए, कैपिटल। बिजनेस में क्या होती है, रिस्क। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इस कैपिटल का अरेंजमेंट कौन करेगा? ये आप करेंगे, ठीक है। हम कुछ नाम ले लेते हैं, सपोज हम मिस्टर ए ले लेते हैं। तो ये जो ए स्टूडेंट है ये कैपिटल का अरेंजमेंट करेगा। अब इस बिजनेस में जो भी ओवरऑल रिस्क है वो किसकी है? इसी ए की है। अब इस बिजनेस में जो डिसीजन लेने हैं वो कौन लेगा? यही ए लेगा। इस बिजनेस के डे टू डे अफेयर्स जो है वो कौन डिसाइड करेगा? ए करेगा। अगर कैपिटल कम पड़ा तो आप बैंक से जाके लोन ले सकते हैं। डिसीजन कौन लेगा? ए ही लेगा, ठीक है। क्योंकि आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया और आप ही इसके सारे डिसीजंस ले रहे हैं। जब आप ही सारे डिसीजंस इसके ले रहे हैं तो इसका कंट्रोल, मैनेजमेंट, ओनरशिप, कैपिटल, रिस्क सब कुछ किसका है? आपका। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली वो बिजनेस होता है जिसमें एक अकेला बंदा बिजनेस को शुरू करता है, उसमें पैसा लगाता है, उसके प्रॉफिट्स को एंजॉय करता है, उसकी रिस्क को बेयर करता है, उसके डिसीजंस को लेता है, और उसके लिए जो भी अरेंजमेंट बिजनेस करने के लिए करना है वो एक बंदा खुद ही करता है, ठीक है। अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि वो बंदा अपने पास एम्प्लॉयर्स या अपने पास मुलाजिम नहीं रख सकता। आपको कल को लगा कि मेरी ग्रोसरी ऐप जो है वो बनाने के लिए मुझे और टेक्निकल बंदे चाहिए, तो आप अपना आईटी लोगों को हायर कर सकते हैं। लेकिन वो रहेंगे आपके एम्प्लॉयज, उनका कोई भी स्टेक नहीं होगा इस बिजनेस में, उनका ओनरशिप में कोई हिस्सा नहीं होगा। वो आपके पास सैलरीड एम्प्लॉय रहेंगे, वो अपना काम करेंगे, उसके अगेंस्ट आप उनको सैलरी पे करेंगे। तो आपका उनका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रहेगा। उन एम्प्लॉयज को इस बिजनेस में जो है कोई भी ओनरशिप का राइट, कोई भी डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको कैपिटल की जरूरत पड़ी तो आप जाके बैंक से लोन ले लेंगे। तो बैंक जो है वो आपका लेंडर बनेगा, ठीक है। आप बोरोवर बनेंगे, ठीक है। लेकिन बैंक को आपके बिजनेस में कोई इक्विटी राइट नहीं मिलेगा। बैंक को आपके बिजनेस में कोई भी ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल का राइट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्सक्लूसिवली कैपिटल, कंट्रोल, ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग, वो सब कुछ जो है वो एक बंदे के पास रहता है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर आप अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आप देखेंगे, आप ये चीज एनालाइज करेंगे, ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपके गली मोहल्ले में छोटे छोटे दुकान होते हैं वो क्या होते हैं, किस पैटर्न पे होते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप पैटर्न पे होते हैं कि एक बंदे की दुकान है, वही अपने दुकान का डिसीजन लेता है, कितना माल लाना है, कितना नहीं लाना है, आज कितना बेचना है, आज कितना होल्ड करना है इन्वेंट्री। वो सारा डिसीजन जो है वो एक बंदा अकेले ले लेता है। हो सकता है उसने हेल्प के लिए कोई मुलाजिम रखा हो, कोई लड़का रखा हो जो आगे सामान निकाल के देता हो। लेकिन जो ओनरशिप, कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट वो सब एक ही बंदे के पास होती है। जो भी छोटे छोटे बिजनेस आप देखेंगे उसमें क्या होता है, एक ही बंदा खुद ही मैनेजर भी है, खुद ही ओनर भी है, खुद ही वो बिजनेस का सब कुछ जो है वो करता है। इरेस्पेक्टिव अगर वो एम्प्लॉय भी रखे तब भी ये बिजनेस सोल प्रोप्राइटर ही कहलाता है। तो सोल प्रोप्राइटर बेसिकली इस टाइप का बिजनेस है जहां पे एक अकेला बंदा जो है वो बिजनेस का ओवरऑल कंट्रोल, अफेयर्स और ओनरशिप जो है वो सब उसी के पास होती है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है इनिशियली वो एज सोल प्रोप्राइटर ही करता है। उसके बाद ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो बिजनेस की डेवलपमेंट्स को देख के हो सकता है कि दूसरे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे मूव करे, हो सकता है वो फर्म पे मूव करे, हो सकता है वो कंपनी पे मूव करे, हो सकता है वो एलएलपी पे मूव करे। लेकिन इनिशियली मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर ही शुरू होते हैं। एक बंदा आइडिया कंसीव करता है, वो उसको लेके काम करता है, पैसा डालता है और उसके सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स को बेयर करता है, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर आप देखेंगे सॉरी, इसी स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको समझाई, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया। आप अगर एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एक तो ये ऐप की एग्जांपल है जो मैंने आपको बताई, या आप अपनी लोकेलिटी के बाहर जो छोटा सा दुकानदार जिसे आप डे टू डे नीड्स, ग्रोसरीज और बाकी सब चीजें, डे टू डे यूटिलिटी की चीजें लेते हैं, उसको दिमाग में रख के सोचिए। अब जब ये बिजनेस का स्ट्रक्चर हमने समझा और पढ़ा और दो एग्जांपल आपके माइंड में है, इससे आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि इस बिजनेस के फीचर्स क्या होंगे, इस बिजनेस के मेरिट्स क्या होंगे, इस बिजनेस के डीमेरिट्स क्या होंगे।
अब बुक या बाद में आप पढ़ेंगे कंटेंट में क्या लिखा है, लेकिन बेस्ड अपॉन जो हमने कॉन्सेप्ट समझा सोल प्रोप्राइटरशिप का, आप इसके बेसिस पे खुद ही समझ सकते हैं कि इस बिजनेस की इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या होंगी और इस बिजनेस के जो है बेनिफिट्स क्या होंगे, इसमें फायदा क्या है ऐसे काम करने में, और इसमें जो है बेनिफिट क्या है ऐसे काम करने में। ठीक है, तो उसी चीज को हमने एक टेबल की स्ट्रक्चर बना के आपके सामने प्रेजेंट किया है, और है कुछ नहीं, बहुत ही कॉमन सेंस और लॉजिकल बातें हैं जो आप खुद भी ऑब्जर्व और एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में खुद है या आइडिया कंसीव कर रहे हैं या एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को अगर एनालाइज करेंगे तो खुद ही आप इन चीजों को देख के इन चीजों को परसीव करेंगे। उसी चीज को हमने टेबल की शक्ल में लिख दिया है। ठीक है, आइए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको। फीचर्स, आई होप स्क्रीन विजिबल है सही से। फीचर्स, मेरिट्स और लिमिटेशंस। ठीक है, यही क्वेश्चन भी बनेंगे और यही आपको पढ़ना भी है इसमें। तो सबसे पहला फीचर हमने लिखा है फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज इजी। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ये बिजनेस करना है एज सोल प्रोप्राइटर, एज अ सिंगल ओनर, मैं ही मालिक हूं, मैं ही इस बिजनेस का मालिक हूं, ओनर हूं, कैपिटल भी मेरा है, सब कुछ मेरा है, तो इस केस में ये बिजनेस शुरू करना और बंद करना बहुत आसान है। कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है। मेरा मन किया तो मैं दुकान पे चला गया, मन नहीं किया, मुझे लगा कि बिजनेस नहीं कर रहा, मैं शटर नीचे करके, मैं ऑफिस क्लोज करके, ऑफिस पे ताला करके बिजनेस बंद हो गया। क्योंकि ना मुझे किसी से परमिशन लेनी है, ना मुझे किसी को कुछ बताना है, ना मुझे इसमें किसी से मशवरा करना है, ना मेरे बिजनेस में किसी और का स्टेक है, तो मैं अकेले बंद नहीं कर सकता। क्योंकि डिसीजन बिजनेस को खोलने का मेरा था, क्लोज करने का भी मेरा होगा। तो इसका जो बिजनेस का फॉर्मेशन है, बिजनेस को शुरू करना और ये बिजनेस को बंद करना बहुत ही आसान होता है। हाँ, फॉर्मेशन में छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज हो सकती है कि आपको कोई गवर्नमेंट लाइसेंस लेना पड़े, आपको कोई गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़े, लेकिन वो काफी स्मॉलर स्केल पे होता है। ठीक है, उसमें आपको कोई इतना बहुत बड़ा जो प्रोसीजर है वो नहीं करने की जरूरत है। कोई एग्रीमेंट नहीं करना किसी के साथ, आपको कोई एमसीए, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, जहाँ पे सब कुछ ये रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है कंपनीज की। आपको वहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं लगानी, आपको कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी। सिंपल जो लोकल लॉज में, जैसे हमारे पास जेएंडके में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, लोकल लॉ है, वहां पे आपको फॉर्म सी लेना पड़ता है। तो जो छोटी मोटी लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी, लेकिन रिलेटिवली ये बिजनेस शुरू करना और बंद करना बहुत आसान है। बिकॉज इस बिजनेस का ओवरऑल कंट्रोल जब एक ही बंदे के पास है, तो जब मन किया शुरू किया, जब मन किया इस बिजनेस को बंद किया। तो इस बिजनेस को एज अ सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट करना और बंद करना बहुत ही आसान रहता है, और ये बिल्कुल लॉजिकल बात है बेस्ड अपॉन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया। दूसरा, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। क्या मतलब है इसका? कि जब एक ही बंदे को डिसीजन लेना है तो जो कंट्रोल है वो हो गया सेंट्रलाइज या वो हो गया कॉन्सेंट्रेट। यानी आपका कंट्रोल जो है वो 2 4 5 लोगों के हाथ में नहीं है। जैसा कि हम कहते भी है कि अगर ज्यादा लोग होंगे, ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। हाँ, बेनिफिट ये भी है कि ज्यादा लोगों में क्या बेनिफिट होता है, ज्यादा लोगों में ये बेनिफिट होता है कि ज्यादा आइडियाज जो है वो आ सकते हैं, लेकिन उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन भी बन सकती है। सपोज कोई आइडिया आया मेरे माइंड में, अब उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना, मुझे और लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जब सोल कंट्रोल मेरा ही है तो जो पूरा कंट्रोल है बिजनेस का वो कॉन्सेंट्रेट हो गया। अब इस बिजनेस में क्या होना है, कैसे होना है, कितना होना है, इसके लिए मुझे किसी और से डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपली अपने ओनरशिप राइट के बेसिस पे ये डिसीजन लूंगा और इस डिसीजन को एग्जीक्यूट करूंगा। बाद में उसके फायदे हो नुकसान हो, वो दोनों किसके सर है? इसी ओनर के सर है। तो ये अपने डिसीजंस का खुद जिम्मेवार होता है। इस केस में इसके पास कंट्रोल है, तो डिसीजंस का जो भी इम्पैक्ट होगा वो इसी पे होगा अकेले। अगर अगर कल को मैंने एक नया वेंचर शुरू कर दिया बिजनेस का और उसमें लॉस हो गया, तो वो लॉस मुझे अपने सर ही उठाना है। तो अपने डिसीजंस की जिम्मेवारी मेरे ही सर आती है। ठीक है, सिंस तो इसका मतलब कंट्रोल जो है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है इस बिजनेस में। ठीक है, और ये भी लॉजिकल है, जब एक ही बंदा कंट्रोल करेगा तो कंट्रोल जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, तो इसके कंट्रोल डिसीजन में किसी की इंटरफेरेंस भी नहीं होती। ठीक है, अब
यहाँ पे जो दो चीजें इसके बाद है बहुत ही जरूरी है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तब तक हम लास्ट की दो देख लेते हैं फीचर्स। सोल बेरर ऑफ रिस्क एंड प्रॉफिट, ठीक है, क्वाइट लॉजिकल है। जितना भी रिस्क है वो इसी एक बंदे का है, बिकॉज अकेला बंदा ही बिजनेस कर रहा है, और जो भी इस रिस्क के अगेंस्ट उसको प्रॉफिट मिलेगा वो भी इसी का है। यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो डायरेक्ट है, रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो डायरेक्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, इससे मैं एक तो मोटिवेटेड और विजिलेंट रहता हूं। मोटिवेटेड क्यों? प्रॉफिट के लिए। और विजिलेंट क्यों? लॉस ना हो, क्योंकि रिस्क भी मेरा है, नुकसान भी होगा तो मेरा होगा, फायदा होगा सर तो मेरा होगा। तो इसलिए सोल प्रोप्राइटर जो है वो अपने बिजनेस के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहेगा, उसकी मोटिवेशन लेवल जो है वो काफी ज्यादा रहेगी, और वो हमेशा अपने बिजनेस के लिए विजिलेंट रहेगा कि लॉसेस ना हो और हमेशा प्रॉफिट हो, क्योंकि जो भी रिस्क है वो शेयर नहीं हो पा रही है। देयर इज नो रिस्क शेयरिंग। रिस्क एक ही बंदे के सर है, तो वही एक बंदा अपने इस बिजनेस का रिस्क बेयर कर रहा है, उसी को सारा प्रॉफिट मिलता है, तो इसीलिए वो मोटिवेटेड भी होगा और विजिलेंट भी होगा। या अपनी रिस्क को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, रिस्क को कंसंट्रेट कर रहा है अपने पास। ठीक है, ये भी बिल्कुल लॉजिकल है, सिंपल समझने की बात है। लास्टली, लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड सक्सेशन, क्या फीचर है ये इसका? ठीक है, क्या फीचर है, मतलब नेचर। इसका ये मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है वो दुकान चला रहा है, वो कोई शॉप चला रहा है, कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है एज सोल प्रोप्राइटर। अब अगर ये किसी भी तरीके की इनकैपेसिटी आ गई, इसमें इनकैपेसिटी का क्या मतलब होता है, देयर आर सम फिजिकल इनकैपेबिलिटीज और देयर आर सम लीगल इनकैपेबिलिटीज। इसको समझने की कोशिश करिए। फिजिकल का मतलब होता है ऊपर वाला ना करे, इसके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया कि अब ये फिजिकली इनकैपेबल है बिजनेस रन करने के लिए। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया और कोई बात हो गई किसमें फिजिकल इनकैपेबिलिटी आ गई कि अब बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा। दूसरा होता है मेंटल इनकैपेबिलिटी, कि कोई बंदा जो है वो इनसेन हो गया, ठीक है, उसका जो मेंटल बैलेंस है उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो इस केस में भी हम इसको बोलते हैं मेंटल इनकैपेबिलिटी। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है लीगल। लीगल क्या होता है? लीगल होता है कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, उसको हम दिवालिया बोलते हैं आमतौर पे। इंसॉल्वेंट कब एक बंदा होता है? इंसॉल्वेंट हम एक बंदे को तब कहते हैं जब वो अपनी जो लाइबिलिटीज है उसको पे करने के लिए उसके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ एसेट्स नहीं है। यानी किसी बंदे के सर पे कर्जा 100 रुपए का है और उसके पास जो है से ओनली 40 या 30 रुपीज है। तो अब अगर आज की डेट में सारे क्रेडिटर्स इसको पास आ गए, लीगल लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आगे आप इंसॉल्वेंसी में बहुत कुछ पढ़ेंगे जब आप आगे अपने करियर्स में जाएंगे। अब अगर सारे क्रेडिटर्स इसके पास आ गए उसके अपना पैसा लेने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है 40 रुपए में से 100 रुपए तो पे नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या है कि ये अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेता है। अब इंसॉल्वेंसी के केस में क्या होता है, जो भी क्रेडिटर्स होते हैं वो अपना उनका जो लीन होता है उसके हिसाब से अपने जो एसेट्स है वो ले लेते हैं। अगर किसी की सिक्योरिटी है, किसी का पहले फर्स्ट लीन है तो उसके हिसाब से लेगा। अगर कोई सिक्योरिटी या फर्स्ट लीन टाइप का कुछ है नहीं तो सब इक्वली या जिस भी प्रपोर्शन में लॉ डिसाइड करे, कोर्ट डिसाइड करे, उस प्रपोर्शन में अपने पैसे ले लेते हैं। अब पॉइंट पे वापस आते हैं कि अब अगर किसी भी तरीके से ये प्रॉपर्टर जो है इसकी क्या हो गई, इनकैपेबिलिटी हो गई, ठीक है, या तो फिर ये इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, या इसमें कोई मेंटल जो है वो कोई इशू आ गया, तो इस केस में जो बिजनेस की कंटिन्यूटी जो है जो बिजनेस की कंटिन्यूटी है वो एट रिस्क है, एंड दैट में आल्सो लीड टू क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्योंकि ये बंदा खुद ही तो बिजनेस है, तो इस बंदे को ही कुछ हो गया दैट में लीड टू क्लोजर। हो सकता है कल को उसका बेटा बिजनेस करे लेकिन वो एक अलग बिजनेस माना जाएगा, वो ये बिजनेस नहीं होगा, उसका पैन कार्ड अलग होगा, उसका ओनरशिप अलग होगा, उसको वो बिजनेस एज अ सक्सेशन मिलेगा, एज अ विरासत मिलेगी उसको, ठीक है, लेकिन एज अ इनहेरिटेंस मिलेगी उसको, लेकिन वो बिजनेस वो जो जो बिजनेस वो करेगा वो बिजनेस अलग माना जाएगा, वो बिजनेस ये बिजनेस नहीं रहेगा। ये चीज आप इसके साथ लिंक करके समझेंगे तो जरा बेटर समझेंगे। तो पॉइंट क्या है कि जो भी अगर ये बंदा जो है जो ये बिजनेस कर रहा है, अगर इसमें कोई भी टाइप की इनकेपेबिलिटी आ गई, चाहे मैंने पहले कहा फिजिकल हो, मेंटल हो, डेथ हो, डेथ तो सबसे बड़ी इनकेपेबिलिटी है, या फिर कल को इम्प्रिजनमेंट हो गई इसकी, ये किसी क्राइम में पकड़ा गया, बंद हो गया जेल में, या कोई फिजिकल एलिमेंट आ गया इसमें, कोई बीमारी हो गई, या तो फिर में कोई मेंटल एलिमेंट आ गया इसमें,
या तो फिर इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट हो गया, डिक्लेयर कर लिया कि बैंकरप्ट है, तो ये बिजनेस जो है वो क्लोज हो सकता है। हो सकता है कि इसके जो वारिस है, इसके जो जिनको इनहेरिट कर रहे हैं, इसके सक्सेसर्स जो है वो टेक ओवर करे बिजनेस को, लेकिन फिर वो बिजनेस अलग बिजनेस बनेगा, ये बिजनेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो कंटिन्यूटी सक्सेशन जो है वो हमेशा लिमिटेड या एट रिस्क होती है। ठीक है, इस चीज को और हम एक्सपैंड करेंगे जब हम ये दो चीजें पढ़ेंगे। अब बीच में हमने दो चीजें छोड़ दी, इनको बहुत ही ध्यान से समझना है, इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं। दो चीजें, सबसे पहले नो सेपरेट एंटिटी, मैंने क्या लिखा है, प्रोप्राइटर एंड बिजनेस आर सेम इन आईज ऑफ लॉ। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझेंगे। बिजनेस और प्रोप्राइटर, हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो सो प्रोप्राइटरशिप का फीचर है, इसके अंडर बिजनेस और प्रोप्राइटर जो है वो सेम है, यानी लॉ उनको, कानून उनको एक ही नजर से देखता है, वो उनको दो लोग या दो एंटिटीज नहीं मानता। अब इस चीज को समझेंगे क्या। मैंने एग्जांपल दी कि मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू किया, ओके, सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी कि मिस्टर ए जो है इसने एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, अब बिजनेस का कुछ नाम रखना, आपको पता है बिजनेस के हम बहुत सारे फैंसी फैंसी नाम रखते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपके यहाँ भी लोकल बिजनेसमैन होते हैं उनके यहाँ बोर्ड लगा होता है ऊपर, मोस्टली सोल प्रोप्राइटर ही होते हैं सब, लेकिन कुछ नाम रखते हैं। सपोज इसने नाम रखा ए एंड को। अब ये को का मतलब कंपनी नहीं है, सो कंफ्यूज नहीं करना, ये बस ने नाम रखा बिजनेस का ए एंड को। ठीक है, तो ये नॉर्मली अभी आप देखेंगे कि जब आपके यहाँ लोकल शॉप्स होती है उनके ऊपर बोर्ड देख लिया करना, कुछ ना कुछ नाम ऐसे फैंसी सा लिखा होता है। ठीक है, वो बेसिकली उनका बिजनेस नेम होता है, इसको हम ट्रेड नेम भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोपराइटर कौन है, ए, बिजनेस का नाम क्या है, ए एंड को। अभी जो भी डीलिंग करेगा सपोज बैंक के साथ, सपोज बिलों पे जो भी छप के आएगा, ए एंड को ही छप के आएगा, ये ए छप के नहीं आएगा। ठीक है, ए इसका नाम है, लेकिन जो ये डीलिंग कर रहा है पूरे लोगों के साथ वो ए एंड को के नाम से कर रहा है। अब इसका अकाउंट देखेंगे बैंक में, ए एंड को के नाम से होगा। आप इसका बिल बुक देखेंगे, जो बिले काटता है, जीएसटी बिल या नॉन जीएसटी बिल, वो ए एंड को के नाम से काटता है। जो लोग इसको बिल देते हैं ए एंड को के नाम से देते हैं। तो बेसिकली जो भी डीलिंग ये करता है लोगों के साथ, ए एंड को के नाम से ही करता है। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली। तो अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने एक और आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट की, ए एंड को। जब कोई इसको बोलेगा तो उसका नाम हो सकता है लोग इसका नाम भूल गए हो सकता है लोग इसको ए एंड को के नाम से बोलते हो। आज मुझे ए एंड को माल देना है, आज ए एंड को से माल आएगा। अब इसकी एक ही पहचान, एक आइडेंटिटी बन गई। ठीक है, लेकिन अगर कल को ए एंड को पे कोई लीगल सूट होना है, अगर कल को ए एंड को पे कोई लीगल सूट होना है, कोई डिस्प्यूट हो गया मेरे किसी सप्लायर के साथ, और कल को इसको केस करना है, इसको कल को कोर्ट में ड्रैग करना है। ठीक है, या जो एग्रीमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं कल को, ठीक है, वो जो है ए एंड को के नाम से होंगे या ए के नाम से होंगे। तो यहां पे जो लॉ है वो बोलेगा कि जो प्रोपराइटर है और जो बिजनेस है हमारी नजर में ये सेम, ये अलग अलग आइडेंटिटीज नहीं है। जो ए एंड को तुमने बनाया हुआ है, जिसके नाम से तुम बैंकिंग कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो तो तुम ही हो, वो दूसरा कोई बंदा तो है नहीं। वो ए एंड को क्या है, एक तरह से तुम्हारी ही शैडो है, ये कोई अलग इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। यानी अगर ए नहीं रहेगा तो ए एंड को भी नहीं रहेगा। यानी ऐसा नहीं कल को मर गया, ए ने कल को बिजनेस क्लोज किया तो ए एंड को तब भी रहेगा। तो बेसिकली फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी ए एंड को जो है वो सेम है। ए एंड को जस्ट एक शैडो है, एक नेम है, दूसरा ही नाम है ए एंड को का। ठीक है, इसकी आपको एक और एग्जांपल दूं। ठीक है, थोड़ी फनी सी एग्जांपल है, आप अपने घर में रिलेट कर सकते हो। आपको पता है कि एक हमारा होता है जो कागजों पे नाम होता है, ठीक है, जो आपकी सर्टिफिकेट पे छप के आता है, जो आपकी इस पे छप के आता है जब आप कोई एडमिशन लेते हैं, जब आप
आपके स्कूल में छप के आता है, लेकिन आप अपने घर में या अपने दोस्तों में किसी और ही नाम से फेमस हो गए होते हैं। आप ये रिलेट कर पाएंगे, हर फैमिली में ऐसा होता है कि आपको अपनी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में किसी नाम से बुलाते हैं, ठीक है, जबकि आपका जो एक्चुअल ऑफिशियल नेम होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। तो धीरे 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 क्या होता है कि आप उसी नाम से जो है वो फेमस होने लगते हैं, ठीक है। अब मैं कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं देना चाहता, आप खुद ही अपने आसपास रिलेट कर लीजिए कि आपका एक्चुअल नाम कुछ है और आपको जो है वो किसी और नाम से प्यार से लोग बुलाते हैं और आपका उसी नाम से आप फेमस हो गए, ठीक है। लेकिन क्या आप इस नाम से क्या आप इस नाम से जो है दो लोग हो गए? जो आपको ये अपना नाम मिला इससे आप दो लोग हो गए। मुझे लग रहा है कुछ एग्जांपल लेनी पड़ेगी ताकि आपको थोड़ा बेटर दिमाग में ये चीज बैठ जाए। सपोज एग्जाम्पल मैंने, सपोज आपका नाम इशफाक है, ठीक है, ये आपका नाम है, जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे आएगा, जो आपके मार्क्स कार्ड पे आएगा, जो भी आपका ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट है उस पे आपका यही नाम आएगा, ठीक है। ये ठीक है ये चीज। अब घर में आप लोगों को, ठीक है, से सोनू बुलाते हैं, घर में आपका नाम जो है वो सोनू फेमस हो गया, तो आपका घर पे, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके मोहल्ले में, आपके जान पहचान में सब लोग आपको सोनू सोनू करके बुलाते हो, इसी नाम से आप धीरे 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 फेमस हो गए। आप जो अपनी डीलिंग, पर्सनल रिलेशन, जो सब कुछ है वो इसी नाम से आप करते हैं। अब इस नाम में एक फिर ये भी इमोशनल कनेक्ट भी आ जाता है, ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। अब पॉइंट क्या है कि क्या इस नाम के डलने से ये इशफाक और ये सोनू दो अलग अलग एंटिटीज हो गई, ये दो अलग अलग इंसान हो गए, दो अलग अलग पर्सनैलिटीज हो गई? इसका आंसर है क्लियर कट नो। जब ये है तभी ये नाम है, ठीक है। एक और चीज आप देख लीजिए, सपोज आपको किसी ने सपोज आपको किसी ने सोनू नाम से कोई चीज बोली, कोई बात बोली, ठीक है, ये नाम बोल के वो कोई बात बोली, तो क्या आप कल को बोल सकते हो कि नहीं आपने तो सोनू को बोली है, इशफाक को नहीं बोली है? आंसर इज नो। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि आप अगर एक नाम से फेमस हो रहे हो, एक नाम से अपनी सारी डीलिंग कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि अब आप दो लोग हो गए। आप एक ही बंदा हो और आपके दो नाम है, बट अगर आप एंटिटी वाइज देखो, आप एक ही एंटिटी हो, आप एक ही बंदा हो, आप एक ही पर्सन हो। तो इसीलिए जो इशफाक है वही सोनू है, जो सोनू है वही इशफाक है, ठीक है। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आप ये बिजनेस को रिलेट कर सकते हो। तो इसी तरह जो प्रोपराइटर है और जो बिजनेस उसका है वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। भले ही अपने बिजनेस का कोई नाम रख ले, लेकिन जो प्रोपराइटर और बिजनेस है वो लॉ की नजर में एज अ सिंगल एंटिटी, एक सिंगल एंटिटी मानी जाएगी, ठीक है। यानी इसका एक और तरीका है बोलने का, वो तरीका ये बोलने का होता है कि इस प्रोपराइटर बिजनेस को कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, इसको कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। इसका जो एक और तरीका है बोलने को है नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हम लोग यहाँ पे नहीं देंगे। मींस कि लॉ की नजर में ए एंड को जो है सेम है, अगर ए एंड को सूट होगा तो इसका मतलब ए को ही सूट हो रहा है, और अगर ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब ए एंड को ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ये कोई दो अलग अलग लोग लॉ की नजरों में नहीं कहलाए जाएंगे, ठीक है। आई होप आप ये चीज सफिशिएंटली जो है वो इसको एग्जाम्पल से रिलेट कर गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो सकता है आपको आई होगी, बिकॉज आप रिसेंटली अभी अकाउंट्स आपने पढ़ा होगा, और अकाउंटेंसी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इससे पहले क्या कोई डाउट क्रिएट हो और आप मुझसे पूछे तो मैं यहाँ पे क्लियर ही कर लेता हूँ। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, सेपरेट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, सर ने एक्सप्लेन किया होगा काफी डिटेल में। वर्सेस नो लीगल एंटिटी। हम इन दो चीजों को समझेंगे, क्या ये दो चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है या दो चीजें एक दूसरे को सप्लीमेंट करती है। तो आप रिकॉल करेंगे मेरे साथ आपने क्या पढ़ा था अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी आपने पढ़ा होगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है,
इसलिए हमको बिजनेस और बिजनेसमैन की जो है वो ट्रांजेक्शन्स को आपस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमने कहा था बिजनेस अलग है, बात कर रहा हूं अकाउंटेंसी की, बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन जो है वो अलग है, या ओनर आप इसको नाम दो, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, इसको ओनर नाम दो। यही पढ़ा था। तो हमने कहा था कि चूंकि ये दो अलग अलग लोग हैं, इसलिए ओनर और बिजनेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यही कहा था। और दूसरा, ओनर की जो अपनी ट्रांजेक्शन है जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जैसे ओनर ने घर के लिए कुछ सामान लाया, उसको हम बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओनर ने ड्राइंग कर ली और ड्राइंग से कुछ सामान ले आया अपने घर के लिए, उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ओनर और बिजनेस के बीच में ट्रांजेक्शन है, लाइक कैपिटल, ड्राइंग, ठीक है, चैरिटी, कभी गुड्स को यूज करता है अपने लिए, तो वो सबको हम रिकॉर्ड करेंगे। ही पढ़ा था आपने, डिटेल में आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, बिजनेस और बिजनेसमैन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो सेम है, वो एक ही एंटिटी है, वो दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है। लॉ इनको दो लोग नहीं मानता, हमारे लिए ए एंड को जो है वो सेम है। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझिए। अकाउंटेंसी में जो हम कहते हैं वो हम कहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। उसमें ये लाइन आगे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग करने के लिए, हिसाब रखने के लिए हम प्रिज्यूम करते हैं कि ये दो अलग अलग लोग हैं। क्योंकि अगर प्रिज्यूम नहीं करेंगे तो हम फिर इफेक्टिवली हिसाब किस चीज का रखेंगे। अगर मैं मानूं कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं है, तो फिर मैं अकाउंटिंग नहीं कर सकता, फिर मैं किसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग नहीं कर सकता, फिर मैं बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकता, फिर मैं बिजनेस की ट्रांजैक्शन को सेपरेट नहीं कर सकता ओनर की पर्सनल जो एम्बिशन है उसके साथ, ठीक है। ओनर अपने घर में खर्चा करेगा, मैं बिजनेस का डाल दूंगा, तो होगा क्या, मेरे बिजनेस का लॉस निकल आएगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग पर्पस के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग पर्पस के लिए हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि ओनर एक अलग बंदा है और बिजनेस एक अलग बंदा है, ताकि हम अकाउंटिंग जो है वो कर पाए। तो दैट इज ओनली एन एजम्पशन, ताकि हम अकाउंटिंग को सही कर पाए, ठीक है। वो एक एजम्पशन बोलो, कन्वेंशन बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, ताकि हम प्रॉपर अकाउंटिंग कर पाए। लेकिन अभी जो हम बात करें वो लीगल पोजीशन की कर रहे हैं कि लीगली वो अलग नहीं है। लीगली एंड को और ए जो है वो सेम पार्टी है, वो अलग पार्टी नहीं है, वो एक ही पार्टी है। तो जो एग्रीमेंट ए करेगा वो ए एंड को की तरफ से माना जाएगा, जो लायबिलिटी ए इनकर करेगा वो एंड को की तरफ से माना जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे सही से कि अकाउंटेंसी में हम अकाउंटिंग के लिए एज्यूम करते हैं कि बिजनेस और ओनर अलग है, ताकि हम बिजनेस और ओनर की आपस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाए। लेकिन लीगली सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है, बार बार हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे हैं इसलिए बार बार वर्ड फोकस कर रहा हूं। सोल प्रोप्राइटरशिप में देयर इज नो सेपरेट एंटिटी, देयर इज नो लीगल एंटिटी, कोई अलग एंटिटी नहीं है। बिजनेस इज सेम एज ओनर, ओनर इज सेम एज बिजनेस, ठीक है। आई होप ये चीज सफिशिएंटली आपके साथ एक्सप्लेन हो गई है। कोई डाउट होगा तो मुझसे बात करेंगे इस बारे में और डिटेल में, इसको थोड़ा सा अगर आपको जरूरत फील होगी तो समझाएंगे, लेकिन आई होप सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए। तो इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है लायबिलिटी का। इसको हम बोलते हैं एक्चुअली अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। और ये फ्लो कहां से होता है, ये इसी कॉन्सेप्ट से फ्लो होता है, ये और ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब क्या मतलब है इसका, अब इसका मतलब समझने की कोशिश कर लीजिए, इसका मतलब समझने की कोशिश कर लीजिए। हम अपनी एग्जाम्पल पे ही वापस आते हैं। एग्जाम्पल दी हमने कि मैंने कहा था कि एक ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोलने का मन किया किसी को। हमारा एक स्टूडेंट है जिसको मन किया कि हम ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर खोलते हैं, तो ए उसका और ए एंड कोर्स ने बिजनेस का नाम रखा, अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आपको पता है जब बंदा एक बिजनेस करता है तो बिजनेस आपको पता है रिस्क है, ये आपको पता है, हो सकता है कि बिजनेस लॉस में चला जाए। और ये भी आपको पता है कि बिजनेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस बहुत सारी लायबिलिटीज जो है वो इनकर करते हैं, अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस हम बहुत सारी लायबिलिटीज जो है वो इनकर करते हैं। लायबिलिटीज मतलब जो पैसा हमको औरों को देना है, जो हमें बाहर लोगों को देना है, ठीक है। अब हुआ क्या इस बिजनेस में हुआ क्या बिजनेस में हुआ ये कि सपोज मैं घर से 10,000 रुपया लेके आया था इस बिजनेस के लिए, ठीक है। 10,000 रुपया बिजनेस लेके आया था और मैंने बैंक से उठा लिया 40,000, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 50,000।
ठीक है। अब इस 50,000 मैंने मेरे पास कैपिटल हो गई, 10,000 अपनी ओन, उसको कैपिटल भी बोलते हैं, और ये लोन। मेरे पास 50,000 रुपए का जो है टोटल कैपिटल मेरे पास हो गया। अब इस 50,000 रुपए का क्या करूंगा मैंने इससे मोबाइल खरीदे, मैंने इससे लैपटॉप खरीदा, ताकि मैं जो है इसको थोड़ा एक जीरो बढ़ा लेते ताकि वो प्रैक्टिकल हो जाए। समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाएगा इससे। ये 5 लाख हो गया। तो मैं घर से 1 लाख रुपया लेके आ गया, 4 लाख मैंने बैंक से ले लिया, तो मेरे पास 5 लाख की हो गई टोटल कैपिटल। अब इस 5 लाख में मैंने क्या किया, इस 5 लाख में मैंने जो 4 लाख या 3 लाख, 3.5 लाख मान लो, 4.5 लाख के जो है 4.5 लाख के जो है लैपटॉप्स खरीद लिए। ठीक है, जो कि मेरे एसेट्स कहलाएंगे। मैंने लैपटॉप इसलिए खरीदे ताकि मुझे मेरा जो मेन काम है वो ऐप का है, वो लैपटॉप से ही मैं वो काम कर सकता हूँ। बाकी मेरा ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप है, मैं ऑर्डर्स लेता हूँ और आगे उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरा मेन एसेट जो है वो लैपटॉप रहेगा। मेरे पास इन्वेंट्री नहीं रहेगी, बिकॉज इन्वेंट्री में आगे जो है लोकल शॉपकीपर से लेके आगे डिलीवर करूंगा। लोग मेरे पास ऑर्डर देंगे, लोग मेरे पास ऑर्डर्स देंगे ऑनलाइन ग्रोसरी के, मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करूंगा और उन ग्रोसरी शॉप से लेके उनको दे दूंगा। और मैंने पास अपने 50,000 रुपए मेरे पास वर्किंग कैपिटल रख ली, 0.5 लैक्स। ठीक है, ये कैश से जो सब्जी लेके आगे देने के लिए मेरे पास कैश रखा, अपने पास 50,000। ये मेरी बिजनेस की पोजीशन हो गई। ठीक है, अब मैंने 6 महीने इस बिजनेस को चलाया। ये मेरा बिजनेस है ना, अब मैंने 6 महीने इस बिजनेस को चलाया। 6 महीने बाद क्या हुआ, मुझे ये लगा कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन इस बिजनेस से थी कि मैं कितने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर पाऊंगा, वो ऑर्डर, वो जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल नहीं हुई। तो जितना मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मेरे पास बिजनेस आएगा, उतना बिजनेस मेरे पास आया नहीं। तो अब मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मैं इस बिजनेस को वाइंड अप करूंगा। ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहा ये वेंचर, मैं इसको वाइंड अप करूंगा। हमने पहले ही क्या पढ़ा था, बिजनेस खोलना और बंद करना बहुत आसान है, बिकॉज मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, एक ही बंदा है जो बिजनेस कर रहा है। मैंने डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, अब तो ये प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रहा। ठीक है, तो अब मैं 6 महीने बाद देख रहा हूँ, अपनी बैलेंस शीट फिर से बना रहा हूँ। बैलेंस शीट टर्मिनोलॉजी सर ने एक्सप्लेन किया होगा। ठीक है, समरी ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो मैं बैलेंस अपनी ऐसे देख रहा हूँ कि मेरे पास जो बैलेंस शीट है वो ऐसे आ गई मेरे पास। मेरे पास जो है कैपिटल जो की तो रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा होपफुली। अब लोन जो है 4 लाख का मैंने बैंक से लिया था, इस पे इंटरेस्ट चढ़ गया, 6 महीने का इंटरेस्ट। अगर 10% की रेट से है तो 4 लाख 20,000 का इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, मेरे पास लैपटॉप ऐसे ही पड़े हैं, मेरे पास लैपटॉप ऐसे ही पड़े हैं। ठीक है, 30,000 मेरा कैश है, और 40,000 रुपया आप मान लो मेरे डेटर्स है। डेटर्स मतलब जिनसे मुझे पैसा लेना है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास 6 महीने बाद पोजीशन है बिजनेस की, और डिसीजन मेरा ये है कि मैं इस बिजनेस को जो है, मेरा डिसीजन ये है कि मैं इस बिजनेस को वाइंड अप करूंगा। मैंने कुछ लॉस भी इनकर किया होगा, तो उसको भी 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो लॉस मैंने फाइनेंस कर लिया आउट ऑफ ओन एसेट्स, उसको छोड़ दीजिए। तो अब 6 महीने बाद मेरी बिजनेस की पोजीशन ये है कि मुझे बैंक का 4,20,000 रुपया देना है, लाख रुपए मेरा अपना है जो मैंने इनिशियली डाला था, 4.5 लाख रुपए के मेरे लैपटॉप्स जो मैंने लिए थे 6 महीने पहले, 30,000 30,000 मेरे पास कैश है, और डेटर मेरे पास क्या है, 40,000। ठीक है, अब आप मुझे बताइए ये बिजनेस में वाइंड अप कैसे करूंगा। मैंने कहा सिंपल सा बिजनेस वाइंड अप करना है, तो कैसे वाइंड अप करूंगा, मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे बैंक को पैसे वापस देने हैं और अपना 1 लाख रुपया वापस निकालना है, कहानी खत्म हो गई। यही तो करना है, बिजनेस बंद हो गया। तो अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इन लैपटॉप्स को लिक्विडेट करना पड़ेगा। ये ए एंड को की बैलेंस शीट है, कैश मेरे पास कैश ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस लैपटॉप को लिक्विडेट करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे डेटर से पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास कैश आ जाएगा, वो कैश मैं बैंक को दूंगा, कहानी खत्म हो जाएगी, जो पैसा बचेगा खुद के ले जाऊंगा। अब जब मैं मार्केट में लैपटॉप ले बेचने गया, तो ये लैपटॉप जो है इसके मुझे मिले 2.5 लाख रुपए, हो सकता है
ये लैपटॉप डेप्रिशिएट हो गए, खराब हो गए, यूज हो गए 6 महीने, सेकंड हैंड हो गए, इसके मुझे जो मार्केट में मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, कैश तो कैश है, इसका तो कुछ मिलना नहीं है, 30,000 रुपए कैश ही आएगा। और जब मैं डेटर से पैसे लेने गया तो उनको पता मेरा बिजनेस तो बंद हो गया। डेटर से खींचातानी करके, लड़ाई झगड़ा करके मैं 20,000 रुपए ही ले पाया, और बाकी मेरा पैसा डूब गया, जिसको हम टेक्निकली बैड डेट्स बोलते हैं, डूब गया। अब देखिए कितना पैसा हुआ, 3 लाख। ये 3 लाख हुआ, तो मेरे पास इन एसेट से कितना रियलाइज हुआ, 3 लाख। अब मुझे बैंक को कितना देना है, 4,20,000। खुद को कितना देना है, 1 लाख। अपना छोड़ दीजिए, खुद को कोई ना पैसा देता है ना कोई पैसा लेता है, तो खुद का छोड़ दीजिए, मेरा नुकसान डूब गया। लेकिन अब मुझे बैंक को देना है 4,20,000। अब मैं बैंक को बोल रहा हूँ, मैं बैंकर को बोल रहा हूँ, मैं बैंक मैनेजर को, क्रेडिट मैनेजर को बोल रहा हूँ मीटिंग में कि मेरे पास जो बिजनेस के एसेट्स थे मैं तो उनको सेल आउट कर गया, और उसका आ रहा है 3 लाख, उसका आ रहा है, तो मैं आपको 3 लाख रुपए ही दूंगा, मैं आपको 4,20,000 रुपए नहीं दे सकता। तो आप बताइए, आउट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपने देखा होगा कहीं पे, तो क्या बैंक वाला मानेगा इस चीज को? बैंक वाला मेरा ये लॉजिक मानेगा कि जो बिजनेस से मुझे 3 लाख रुपए के एसेट्स ही है, तो आप 3 लाख रुपए ही ले लो? तो इसका जवाब है नो, इसका जवाब है नो। एज अ सोल प्रोपराइटर, यहाँ पे जो है, जो आपको पॉइंट समझाना था, एज अ सोल प्रोपराइटर मेरी लाइबिलिटी जो है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब होता है जो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू पे, जो मेरी फाइनेंशियल ओब्लिगेशंस है विच आई हैव टू मीट, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है बिजनेस तक, वो बिजनेस तक रेस्ट्रिक्ट नहीं होती है। यानी अगर मेरे बिजनेस एसेट्स और मेरे बिजनेस सफिशिएंटली इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए, उतने उतने जो कैश है जनरेट नहीं कर पाए कि मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे करूं, तो मुझे अपने पर्सनल एसेट्स यूज करके उस लाइबिलिटी को पे करना है। रीजन बीइंग सेम, कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो है वो इस कॉन्सेप्ट में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में, सोल प्रोप्राइटरशिप में अलग नहीं होता। इसका मतलब मेरी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, that is not limited to, that is not limited to the assets of business या loss of business। तो अगर मैं आउट ऑफ बिजनेस एसेट्स, आउट ऑफ बिजनेस एसेट्स जो है मैं लाइबिलिटीज को मीट नहीं कर पाया, तो मुझे इन लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए अपने पर्सनल एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ेगा। इस इंस्टेंट केस में, जो केस मैंने आपको एग्जांपल एज अ केस स्टडी बना के दी, एक एग्जांपल जो मैंने आपको बना के दी, इस एग्जाम्पल में क्या होगा कि मुझे जो 1,20,000 रुपया बैंक को और देना है इन 3 लाख के बाद, वो मुझे अपने घर से लाके इस बैंक को देने पड़ेंगे। या तो मैं किसी से बोरो करूंगा, पर्सनल पे अपने फादर से लूंगा, किसी से लूंगा, और कुछ कर्जा उठाऊंगा फ्रेंड और रिलेटिव से, लेकिन मुझे बैंक को ये पैसा देना पड़ेगा। मैं बैंक को ये नहीं बोल सकता कि मेरी लाइबिलिटी जो है बस इतनी ही है, कितनी, जितना बिजनेस के एसेट्स है। बीइंग अ सोल प्रोपराइटर, माय लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, रीजन बीइंग कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग नहीं है। एंड आई होप कि आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, क्रक्स इस बात का क्या है कि अगर मेरे बिजनेस के एसेट्स, मैं रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे आपको इस चीज को समझना है कि पार्टनरशिप और कंपनी में क्या फर्क रहेगा फिर, और इसी के बेसिस पे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो समझने के लिए ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मैं इसको बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। क्या एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर मेरे बिजनेस के एसेट्स या बिजनेस के रेवेन्यूज इतने सफिशिएंट नहीं हुए कि वो हमारी लायबिलिटीज को, हमारी क्रेडिटर्स को, हमारी ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाए, तो मुझे अपने पर्सनल एसेट्स को लिक्विडेट करके बिजनेस के जो लायबिलिटीज है उनको उतारना पड़ेगा। सो माय लायबिलिटी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस एसेट्स, इट इज अनलिमिटेड इन नेचर। ठीक है, पॉइंट टेकन। आई होप कि इस एग्जांपल की हेल्प से और ओवर डिस्कशन से आप इसको सफिशिएंटली समझ गए होंगे। तो इसके साथ हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप का जो है पूरा कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब फटाफट से इनको एक बार पढ़ देख लेते हैं, और कुछ नहीं है। तो इन्हीं फीचर्स के बेसिस पे मैंने इनके सामने लिखा है, उसके मेरिट्स है। ऑब्वियस सी बात है, आप तो समझ गए किसी चीज का नेचर, आप समझ गए। आप किसी बंदे का जब नेचर समझ जाते हो तो आपको उसकी खूबियां और खामियां दोनों समझ आती है। तो हम इस बंदे की नेचर तो समझ गए, अब बस खूबियां और खामियां गिनवानी है, वो आप फटाफट से गिनवा सकते हो। मेरिट कौन सा आएगा, ईज ऑफ डिसोल्यूशन, सेम बात है। बिजनेस को खोलना और बंद करना बहुत आसान है। तो ये कहां से आता है, इस फीचर से आता है, तो मैंने इसको इसके सामने लिखा है।
कंट्रोल कॉन्सेंट्रेटेड है तो डिसीजन मेकिंग मेरे पास क्विक है। अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो मुझे किसी के पूछना थोड़ी है, बिकॉज मैं मालिक हूँ बिजनेस का, मैं किसी से पूछूंगा नहीं। तो मैं डिसीजन मेकिंग मेरी क्विक हो जाती है। क्विक क्यों हो जाती है? कि मुझे किसी से मशवरा नहीं लेना, मुझे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, मुझे कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर रहा, ये 4 पार्टनर्स की मीटिंग नहीं बुलानी तो 4 अपने मशवरे देंगे। हर किसी का नेचर अलग होता है। जब हम कोई 3 या 4 या 5 पार्टनर होते हैं और कोई डिसीजन लेना होता है, हर किसी बंदे की पर्सनैलिटी अलग होने को समझाया था। कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं, कुछ लोग रिस्क एवर्स होते हैं, कुछ लोग बैलेंस चलते हैं, कुछ लोग एडवेंचरस होते हैं, कुछ लोग इनोवेटिव होते हैं। तो हर किसी बंदे की नेचर अलग होती है। तो जब एक डिसीजन आप 4 बंदों से पूछेंगे तो चारों अलग अलग उसमें अपने प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे। तो ये किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। लेकिन किसी पॉइंट ऑफ टाइम में टू मच डिसीजन मेकिंग, टू मच लीडरशिप जो है, दैट लीड्स टू केओस। ठीक है, बिकॉज आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी और आपको अपनी गट फीलिंग, आपको अपना जो इंट्यूशन था वो कह रहा था कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको ले लेते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज में डिसीजन मेकिंग में टाइम लग गया, मशवरे में टाइम लग गया, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाया। तो इस केस में हम क्या कहते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है वो हमारे पास क्विक हो जाती है। किसमें? प्रोप्राइटरशिप में। बिकॉज आपने किसी से कुछ पूछना नहीं है, आपने अपॉर्चुनिटी देखी, आपने अपना रिस्क और बेनिफिट इवैल्यूएट किया और डिसीजन लेके फटक से उसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ही क्विक रहती है इसमें। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ बिजनेस इन्फो, जब आपके ओनर्स मल्टीपल नहीं है, आप सिंगल ओनर हो, तो इस बिजनेस में आपको पता है बिजनेस के अपने बिजनेस सीक्रेट्स होते हैं। आप किससे ले रहे हो माल, किस रेट पे ले रहे हो, उसके साथ पेमेंट टर्म्स क्या है, कब दे रहे हो, वो कितना आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, ये सब बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है। बिकॉज इनके बेसिस पे ही आपका बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। और कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता कि उसके ट्रेड सीक्रेट, उसके मेन सप्लायर्स, उसका जो मेन सेलिंग पॉइंट है, वो अपना माल कैसे बनाता है, किसको बेचता है, कहाँ बेचता है, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे सेल करता है, कोई नहीं चाहता कि वो ट्रेड सीक्रेट्स जो है वो आउट हो जाए। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन आपके पास ही रहती है, वो आउट या लीकेज के चांसेस नहीं होते, बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये भी लॉजिकल है। डायरेक्ट इंसेंटिव क्या मतलब है इसका? जब आप ही रिस्क सारी आपकी, प्रॉफिट सारा आपका है, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो आप है, आप जो है वो हमेशा जो है एक इंसेंटिव आपके लिए रहेगा एक्स्ट्रा मेहनत करने का, कि जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप एफर्ट लगाओगे, जितना आप कंसंट्रेशन के साथ बिजनेस करोगे, उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और जितना आप विजिलेंट रहोगे उतना ही आप अपनी रिस्क को कम कर सकते हो, अपने लॉसेस को कम कर सकते हो। तो इसका मतलब जैसे डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट आपका कनेक्ट रहेगा इस बिजनेस के साथ, बिकॉज आप ही बिजनेस चला रहे हो। तो आपको पता है कि मेरी मेहनत का फल मैं ही खाऊंगा, मेरी जो इनएबिलिटीज का नुकसान है वो मुझे ही होगा, मेरी जो कोताही है उसका नुकसान मुझे ही होगा। तो इसका मतलब इंसेंटिव डायरेक्ट होता है, चाहे प्रॉफिट के केस में, चाहे लॉस के केस में। तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस के लिए हमेशा जो है फोकस्ड रहता है सोल प्रोप्राइटर। ठीक है। और लास्टली जो कि इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ ऑफ अकम्प्लिशमेंट यानी सेटिस्फेक्शन। जब आप भी कोई अपना कोई टास्क अचीव कर लेते हैं तो आपको भी एक अकम्प्लिशमेंट का सेंस मिलता है कि हाँ मैंने ये काम जो है कर लिया। उससे क्या होता है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है अपनी एबिलिटीज पे, और उससे फ्यूचर में काम करने के लिए बंदा मोटिवेट हो जाता है। सिमिलरली अगर एक सोल प्रोप्राइटर कोई बिजनेस डिसीजन, वाइज डिसीजन ले लेता है जिससे उसको प्रॉफिट मिल जाता है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और इस काम के लिए और मेहनत करने लगेगा। ठीक है। इज अ सेंस ऑफ पर्सनल अकॉम्प्लिशमेंट, एक हिसाब से एक इमोशनल पुश होता है कोई भी चीज को करने के लिए। जब आप ये फील कर रहे हो कि आपने कोई टास्क जो है, कोई काम जो है वो अचीव कर लिया, तो तब उसको बोलते हैं सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से ही आती है, इसलिए मैंने इसको कनेक्ट करके लिखा है, ये सारी चीजें यहाँ से ही आती है। अब लिमिटेशंस में देखिए, लिमिटेशंस में क्या सबसे पहली है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ये तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में नुकसान हो गया, वो नुकसान आपको अपने पर्सनल एसेट से, अपने पर्सनल जो आपकी बिलोंगिंग है उससे पूरा करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन तो ये है कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इसका मतलब आपको जो अपने पर्सनल एसेट्स है उनसे वो लॉस गुड करना पड़ेगा। तब आप ये नहीं कह सकते कि बिजनेस का नुकसान हो गया तो मैं क्या करूं। तो इसलिए आपकी लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। सबसे पहला जो है इसमें लिमिटेशन है जो मैंने आपको समझाई। ठीक है। दूसरा, क्योंकि आप अकेले हो, अब अकेले में नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो रिसोर्सेस है आपके वो लिमिटेड है। एक अकेला बंदा कितना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है? एक छोटी दुकान आप देखोगे, एक छोटी सी दुकान, मैंने वही एग्जांपल स्टार्ट किया, गली मोहल्ले में होती है। तो आप देखो, आप भी बड़े हो गए, आप भी क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ से अब
माशाल्लाह 11th क्लास में आ गए, वो दुकान वैसी की वैसी है, वो अभी भी वही चीजें बेच रहा है जो 10 साल पहले बेच रहा था। रीजन क्या है? रीजन है कि उसका रिसोर्सेज लिमिटेड है। उसके पास वही लाख 2 लाख 3 लाख का वर्किंग कैपिटल है। उससे वो सामान मिठाई वो लेके आता है, सेल करता है, फिर लेके आता है, सेल करता है, फिर लेके आता है। तो वो एक्सपेंड कहाँ से करेगा? उसके पास रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। बैंक से भी उठाएगा, बाहर से भी उठाएगा, तो ओवरबर्डन कितना करेगा अपने आपको इंटरेस्ट लायबिलिटी के साथ? तो इसलिए एक लिमिटेशन क्या है इस सोल प्रोप्राइटरशिप का, कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। आप पर्सनल सेविंग और बोरोइंग जो बैंक से ले सकते हैं, उतना ही आपके पास रिसोर्सेज है, उससे ज्यादा आपके पास रिसोर्सेज है नहीं। सोल प्रोप्राइटर जो है वो रियरली ग्रो होते हैं, ऐसा नहीं है ग्रो नहीं होते, बट रियरली ग्रो होते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज उनके पास होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदे के पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही होंगे। एक और चीज है, ये मुझे इनफैक्ट जो है इधर डालना चाहिए था, इसको मैं रेक्टिफाई कर लेता हूँ। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको ये कहा कि डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, टाइम के हिसाब से बड़ा एफिशिएंट है, कि जल्दी आप डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आप हमेशा सही डिसीजन लोगे ये गारंटी इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बंदा जब खुद ही कोई डिसीजन लेता है तो उसमें जो है ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होता, वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है। मुझे कोई चीज में बहुत ज्यादा प्रॉफिट लग रहा है तो मैं डिसीजन ले लिया, इसमें इन्वेस्ट करूंगा, तो ये मेरा सब्जेक्टिव ये हो सकता है, डिसीजन हो सकता है। ऑब्जेक्टिविटी कब आती है, जांच पड़ताल कब आती है? तब जो 2 4 5 लोग बैठ के उस डिसीजन के प्रोज कॉन्स और सबको डिसाइड करें, ठीक है। तो प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन मेकिंग क्विक होता है, लेकिन हमेशा एफिशिएंट होगा जरूरी नहीं है, बिकॉज आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एक बंदे की होती है वो लिमिटेड होती है। आप भी घर में जब कोई काम करते हो तो 2 4 लोगों से मशवरा लेके करते हो, क्यों? क्योंकि 4 लोग 4 आइडियाज देंगे, तो फाइनली आप एक बेस्ट सोल्यूशन पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इस केस में आप चूंकि अकेले डिसीजन ले रहे हो, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, मैनेजरियल एबिलिटीज को हम बोलते हैं, ठीक है, वो मैनेजरियल एबिलिटी भी आपकी क्या होती है? वो आपकी होती है लिमिटेड। एक और एस्पेक्ट है इसमें कि एक बंदे की जो इमोशनल मैनेजमेंट होती है, वो हो सकता है कि वो इमोशनली ड्रिवन हो। एक बंदा हो सकता है उसके कुछ बायसनेस हो, या वो इमोशनली ड्रिवन हो किसी चीज को लेके, ठीक है। तो चूंकि अकेला है तो कोई चेक करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर उसके पास ज्यादा लोग होते तो वो उसकी जो इमोशनल या बायसनेस जो है वो चेक हो जाती, ड्यू टू एक स्क्रूटनी ऑफ हिज डिसीजन। तो देयर इज नो स्क्रूटनी ऑफ डिसीजन। जब स्क्रूटनी है ही नहीं, तो आप उस पर्टिकुलर डिसीजन के जो है सारे एस्पेक्ट्स को नहीं टैकल कर पा रहे, ठीक है। तो लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी या लिमिटेड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी जो है वो इसका एक लिमिटेशन रहेगा। और लास्टली वो मैंने सही लिखा हुआ है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। इस बिजनेस की जो पूरी लाइफ है, क्योंकि वो किसके साथ जुड़ी हुई है? इसके प्रोपराइटर के साथ। तो इसका मतलब बिजनेस की लाइफ जो है वो लिमिटेड है, क्योंकि इसकी बिजनेस की लाइफ वही है जो उसके प्रोपराइटर की लाइफ है, तो इसलिए इसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हम HUF और पार्टनरशिप फर्म को समझे, ठीक है। मेरा पॉइंट फिर से वही है कि ये जो लेक्चर है पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 जो है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अभी भी कोई डाउट्स हो, कुछ भी इसमें आपको लगे, तो मेरे साथ आप फ्रीली इस बारे में बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी चीज को किसी और तरीके से आपके साथ समझाएं, या और एग्जाम्पल्स लेके उसको एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।